तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। बताइए कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। बताइए कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 73वां। आप लोग याद रखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताइए कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में। आप लोग याद रखिएगा कि भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए कि इनमें से कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तराखंड तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ पे चंडीगढ़ जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं वह 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कि संघ सरकार का उदाहरण है। बताइए कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 कि संघ राज की विशेषता नहीं है। बताइए कि संघ राज की विशेषता कौन सा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संघ राज की विशेषता एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कि दल बदल कानून, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। बताइए दोस्तों कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। सांसद और विधायक पर, कि राष्ट्रपति पर, कि उपराष्ट्रपति पर, कि इनमें से सभी पर। तो बताइए दोस्तों कि दल बदल कानून जो है, आप लोग याद रखिएगा कि दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लागू होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। बताइए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कि हिगेल कौन था। बताइए दोस्तों कि हिगेल कौन था। तो याद रखिएगा कि हिगेल दार्शनिक था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बताइए कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा सेडौन में, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडौन में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। बताइए कि एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बताइए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। बताइए कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो तारापुर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा कि भारत में जो है तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 कि
कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताइए कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ जो कोयला है यह प्राथमिक ऊर्जा होता है, यहाँ पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। बताइए कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम के डिगबोई में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? बताइए कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में, जिस टाइम में फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था उसी समय में इटली का एकीकरण भी पूरा हुआ था। आप लोग याद रख लीजिएगा कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बताइए कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? बताइए कि लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 में। आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1793 ईस्वी में लुईस 16वें को फांसी दी गई। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बताइए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? बताइए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं, तो बताइए आप लोग कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। इससे आगे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान के वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।